गुड मॉर्निंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 के एनसीईआरटी जो साइंस का हम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1 डाल दिया गया, आज पार्ट 2 में हम ये क्लास 7 का जो भी बच गया है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है मृदा। क्या है? तो मृदा टॉपिक है हमारा। तो देखते हैं मृदा से। तो एक तरफ मृदा की परतें दे रखी है, दूसरी तरफ उनकी विशेषता दे रखी है। तो मिलान करने को हमसे कहा जा रहा है कि शीर्ष मृदा अथवा संस्तर स्थिति, इसमें आपको बताना क्या होगा। तो देखिए, यह परत मृदु, सरद और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। जो शीर्ष मृदा होती है ना, वो क्या होती है? वो अधिक जल धारण करने वाली होती है। तो ए का क्या हो जाएगा? 1। दूसरा है कि मध्य परत अथवा संस्तर स्थिति, जो मध्य परत होता है उसकी क्या विशेषता है? तो उसकी विशेषता देखोगे तो इस परत में शीर्ष मृदा से ह्यूमस कम परंतु खनिज अधिक होता है। आपने भी क्या देखा कि शीर्ष मृदा में क्या होता है? तो अधिक जल धारण करने की शक्ति होती है, लेकिन जो मध्य परत होता है उसमें खनिज ज़्यादा होता है लेकिन ह्यूमस क्या होता है? कम होता है। किसके कंपैरिजन में? तो शीर्ष मृदा के कंपैरिजन में। तो इसलिए बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब कह रही तीसरी परत अथवा संस्तर स्थिति, तो इसका क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, तो इसमें यह दरारों और विंदारों युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जो विंदारों युक्त शैल होते हैं उसके छोटे ढेलों की बनी होती है तीसरी परत। और एक हमारा क्या बच गया? आधार शैल। तो इसके बारे में देखोगे, ये कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। आधार शैल को आप फावड़े से आसानी से नहीं खोद सकते हो। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्न कथनों पे आपको विचार करने को कहा जा रहा है कि पादपों की उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दोमट मृदा है। तो हाँ भाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप पादपों की उगने के लिए सबसे अच्छी मृदा को देखोगे तो वो कौन सी मृदा है? दोमट मृदा है। दोमट मृदा जो है इसमें बालू, चिकनी मिट्टी और गाद का क्या होता है? सम्मिश्रण होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए दोमट मृदा जो है वो किसका किसका सम्मिश्रण है, तो आपका आंसर क्या होगा? बालू का, चिकनी मिट्टी का और गाद का। जो गाद कणों का अमाप होता है ना, मतलब साइज जो होता है गाद कणों का, वो बालू और चिकनी मिट्टी के कणों के अमाप के बीच का होता है। ठीक है, तो अगर आप इसका साइज देखोगे किसका? गाद कण का, तो वो जो बालू है ना और जो चिकनी मिट्टी है जो कि दोमट मृदा का सम्मिश्रण है, उसके कणों के बीच का साइज होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। अब आप खुद देखो, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि बलुई मिट्टी जो है गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त है। आपने कहीं भी सुना है कि इसमें क्या बोलते हैं, बलुई मिट्टी में इन सबको उपजाया जाता होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, क्योंकि बलुई मिट्टी देखो, ये जल धारण करने की शक्ति ही नहीं होती इसमें। और आपको देखो धान के लिए जल की कितनी आवश्यकता होती है। तो इस अगर आपको ये भी पॉइंट आपके माइंड में, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, तो 4 वाला नहीं होगा और 1 2 3 तो सही है। तो 1 2 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, किसी गर्म दिन की दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान में जमीन की ऊपर की वायु जो है वो कंपदीप्त, मतलब शिमर होती दिखाई देती है। ऐसा किस कारण से होता है? तो पता है ये क्यों होता है कि गर्मी के दिनों में मिट्टी से जल के वाष्पन के कारण क्या होता है? ये ऊपर उठी जलवाष्प को वायु में क्या करती है? सघन बना देती है। अब सघन होगा तो सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण क्या होगा? मृदा के ऊपर की वायु क्या होने लगेगी? शीमर प्रतीत होने लगेगी। तो ये सारा किस वजह से हो रहा है? वायु कंपदीप्त कैसे हो रही है? क्या रीज़न है? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण जो है ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगला है कि मृदा के संबंध में आपसे कथन पे विचार करने को पूछा जा रहा है कि जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। अपरदन आपने ज्योग्राफी वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा।
ठीक है, कि जल से, पवन से और बर्फ से ये क्या करते हैं, मृदा की ऊपरी सतह को हटाते हैं। आप देखना एक टाइम के बाद क्या होता है, यहाँ की मृदा जो है वहाँ जाके उसका निक्षेपण हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, ये कौन सा प्रोसेस है, सतह का हटना, तो अपरदन है। पॉलीथीन, रसायन, पीरकनाशी ये क्या करते हैं, मृदा को प्रदूषित करते हैं। इसलिए आप देखिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया, ठीक है। ज़्यादा बोला जाता है कि फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, मिट्टी जो है वो दूषित हो जाता है। इसलिए लगातार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और हमारे भारत में जो पहला जैविक राज्य कौन है पूर्ण रूप से, तो सिक्किम है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला चैप्टर है जीवों में श्वसन, ठीक है। तो आइए देखते हैं जीवों में श्वसन को, ये बायोलॉजी का चैप्टर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है। आप देखते हो ना कि आप रनिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, तो आपके ना पैरों में ऐंठन होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ना लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारे पेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है, जिससे पैरों में ऐंठन होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आप गर्म पानी से स्नान कर लो, ठीक है, या शरीर की मालिश करवा लो, तो इस ऐंठन से क्या होगा, आराम होगा। क्योंकि इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है आपके बॉडी का वो बढ़ जाएगा, और हमारा जो पेशी है, मसल्स है, उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति अच्छे से होने लगेगी, और इससे लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। इसलिए आप देखना जब आपके पैर में ऐंठन वगैरह होती है तो आपको मालिश किया जाता है, ठीक है। मतलब कि ऐसा घर में एक देखिएगा, बिना साइंस पर है ये, अब वो घर में तो पता नहीं है ना, ठीक है, मम्मी लोगों को कि अच्छा ऐसा करने से ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और जो लैक्टिक एसिड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाएगा, दैट्स वाई कि ये जो है ऐंठन वगैरह दूर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अतःश्वसित वायु और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। देखिए ये वाला जो प्रश्न है ये आप लोग बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने आप लोग को जब बायोलॉजी का क्विज़ करवाई थी उसमें मैं आप लोग को ये बताई थी, ठीक है। ठीक है, चलिए बताइएगा। अतःश्वासित वायु, ठीक है, जब हम श्वास को अंदर लेते हैं, ठीक है, और उच्छ्वासित वायु जब हम हमारे शरीर से ऑक्सीजन जब बाहर जाता है तो प्रतिशत कितना होता है। तो हम जब लेते हैं उसका 21% होता है, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21%। जब हम इसको अपने शरीर से बाहर निकालते हैं तो उस क्रम में इसका परसेंटेज कितना रहता है, तो 16.4 रहता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। लेने टाइम 21% और उच्छ्वासित करने टाइम 16.4%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी देख लीजिए, ठीक है। 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड जब अंतःश्वसित करते हैं और जब उच्छ्वासित करते हैं तो 4.4%। एक बार मैं आपको याद करवा देती हूँ, अंतःश्वसित में ऑक्सीजन 21% और जब उच्छ्वासित करते हैं तो 16.4%। ये ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जब हम अंतःश्वसित करते हैं तो 0.0% और जब इसको उच्छ्वासित करते हैं तो कितना, 4.4%। मतलब मात्रा ज़्यादा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। तो बिल्कुल सही है, जो भोजन में ऊर्जा संचित होता है जब हम श्वसन करते हैं तो उस समय वो क्या होगी, तो निर्मुक्त होती है और कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आपके कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जो ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज क्या करता है ना, खुद को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या कर लेता है, विघटित कर लेता है। अब कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन को वायवीय श्वसन कहते हैं, तो ये गलत दे दिया है, ठीक है।
ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति रहे और भोजन का विखंडन हो तो उसे वायवीय नहीं अवायवीय कहते हैं, ठीक है। लेकिन यही अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का विखंडन होता तो उसे क्या बोलते, वायवीय। आप इसको ऐसे याद करो ना, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहे तो अवायवीय, ठीक है, और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति रहे तो उसको वायवीय कहते हैं। और सही उत्तर चयनित करने को बोला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जिन लोगों ने क्विज को अटेंड किया होगा बायोलॉजी का, तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको अभी बुक से मिल रहे होंगे, अगर आपने लिटरली सही से देखा होगा उसे। तो विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंचुआ जो है वो श्वसन कार्य के लिए किस अंग का उपयोग करता है, तो त्वचा का करता है। मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करता है। आपने देखा था कि मेढक त्वचा से भी श्वसन करता है, ठीक है, और त्वचा से भी श्वसन करता है, फेफड़े से भी श्वसन करता है, कौन, तो मेढक। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और 2 भी सही है। श्वसन सभी जीवों के लिए जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। तो दोनों स्टेटमेंट ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है कि मिलान कीजिए, तो आइए देखते हैं। यीस्ट का अगर आप देखो तो आपको सीधा दिख रहा है अल्कोहल, ठीक है। ये एक कोशिकीय जीव है और इसका कैसे होता है विखंडन, तो अवायवीय रूप में। अभी हमने देखा था अवायवीय रूप क्या है, कि भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो यीस्ट क्या है, एक कोशिकीय जीव है और जो कैसा श्वसन करते हैं, तो अवायवीय श्वसन करते हैं। डायफ्राम मध्य पट, इसका क्या हो जाएगा, तो ये वृक्ष गुहा, क्या हो जाएगा, वृक्ष गुहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायफ्राम आप देखना आपके लंग्स के पास होता है वो। तिलचट्टा के विषय में देखिएगा तो श्वास रंध्र क्या हो जाएगा, श्वास रंध्र हो जाएगा। तिलचट्टा के शरीर के पीछे छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, और ये छिद्र ही क्या कहलाते हैं, श्वास रंध्र कहलाते हैं। और यहीं से तिलचट्टों तथा अन्य कीटों में गैस के जो विनिमय के लिए होती है वो वायु नालिया का जाल बिछा होता है, जिसे क्या कहते हैं, श्वास प्रणाली या वातक कहते हैं। पतिया का तो आप बता दोगे, पतिया का क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, तो इसका हो जाएगा रंध्र। पतिया क्या करती है, रंध्र से इसका आदान प्रदान करती है। और मछली तो क्लोम। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए अब कह रहे हैं कि किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है। अगर कोई सामान्य सा नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है, उसकी जब वो विश्राम अवस्था में रहेगा तो उसका एवरेज जो रिस्पायरेशन रेट है वो कितना होगा, तो वो 15 से 18 प्रति मिनट होगा। मतलब 1 मिनट में वो 15 से 18 बार क्या करेगा, तो श्वसन दर उसका होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि उच्च वसन के समय पसलियाँ जो है वो क्या होती हैं, तो नीचे की ओर गति करती है। इसको आप क्या कर सकते हो, एज अ एक्टिविटी के रूप में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है, कि जब आप उच्च वसन करते हैं तो उस समय क्या होता है, जो आपकी पसलियाँ है वो नीचे और अंदर की ओर क्या करती है, तो गति करती है। तो इस तरीके से हमारा जीवों में श्वसन वाला भी चैप्टर खत्म होता है। अब हम आते हैं जंतुओं और पादपों में परिवहन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करने को बोला जा रहा है। पचा भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ। कह रहे हैं कि रक्त किसका परिसंचरण करता है, तो रक्त तो तीनों चीज़ों का परिसंचरण करता है ना, पचा भोजन का भी, ऑक्सीजन का भी और अपशिष्ट पदार्थ का भी। अब कह रहे हैं कि
कि मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे किसके बारे में पूछ रहा है कि मानव शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसके बारे में, क्योंकि रक्त लाल कैसे होता है, ठीक है, किस कारण से रक्त लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है ना, सबसे प्रमुख इसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। बस अगर आपको इतना भी याद है तो आप इस स्टेटमेंट से इसको समझ पाइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, तो सही है। अब देखिएगा, WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या करती है। तो WBC का सबसे प्रमुख कार्य क्या है कि ये एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है, जो रोग होता है उसका विनाश करता है। कौन, WBC। जैसे कि आप डिफरेंस समझ लो, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। RBC आपको दिख रहा है, ठीक है, WBC दिख रहा है और प्लेटलेट्स दिख रहे हैं। RBC का काम क्या है, तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना। WBC का काम क्या है, एंटीबॉडी क्रिएट करना। अगर आपके शरीर में कोई रोग प्रवेश कर गया है तो उसको नष्ट करने में WBC क्या करता है, आपके शरीर को मदद प्रदान करता है। प्लेटलेट्स क्या है, तो रक्त का थक्का बनाने में ये क्या करता है, तो हेल्प करता है। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहे हैं कि मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। परिसंचरण तंत्र समझ रहे ना, सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो किडनी नहीं है, क्योंकि किडनी जो है वो उत्सर्जी तंत्र है, ठीक है, ये उत्सर्जन का कार्य करता है। लेकिन हृदय, रक्त और रक्तवाहिका ये सारे क्या हैं, तो ये सारे मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के हिस्से हैं। तो इसलिए नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि चिकित्सक जो है वो हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो ये किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो ये स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं, जिसको आला बोलते हैं। आप देखिएगा, डॉक्टर जब आते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो हमारे हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो स्टेथोस्कोप है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे क्या करता है, तो कार्य करता है। ये आपको पता है ना, पेसमेकर क्या है, तो कृत्रिम हृदय है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। और ECG क्या है, कार्डियोग्राफ है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तो ये जो है हृदय के जो विकार होते हैं ना, उसको पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और EEG का क्या होता है, तो मस्तिष्क में विकारों का पता लगाने के लिए EEG का क्या करते हैं, तो यूज़ करते हैं। अब कह रहे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इनमें से किसमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। तो मछली में परिसंचरण तंत्र होता है, लेकिन हाइड्रा और स्पंज में क्या, तो परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। किसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, ठीक है, तो हाइड्रा में और स्पंज में। तो इसलिए 2 और 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डायलाइसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में लाई जाती है। आपने सुना होगा किसी के किडनी में अगर तकलीफ़ आ जाती है, विकार उत्पन्न हो जाता है, तो उसको डायलिसिस पे रखा जाता है, ठीक है। तो डायलिसिस का संबंध किससे है, इसका यूज़ किस में करते हैं हम, तो किडनी के अक्रिय हो जाने पे इसका यूज़ करते हैं। तो वृक्क है यहाँ पे, वृक्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। क्योंकि जो हमारा किडनी है उसका मेन फंक्शन क्या है, तो रक्त को छानने का, फिल्ट्रेशन करता है किसका, तो ब्लड का।
और जब आपका नहीं मतलब किसी एक किडनी अगर अक्रिय हो गया तो क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, इसलिए डायलिसिस देके क्या किया जाता है, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, इसलिए उसको डायलिसिस पे रखा जाता है। कुछ जंतुओं और के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो मछली जो है, मछली कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है। ठीक है, ये सारा जो चीज़ है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ क्विज़ वाले में। ठीक है, वो क्विज़ एक बस रिवीजन का फॉर्म था, लेकिन आपको उसमें मैंने बहुत सारे फैक्ट्स बताए हैं एनसीईआरटी के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जब मछली जो है ना, वो जब अपशिष्ट उत्पाद होगा तो उससे क्या रिलीज़ होगा, वो अमोनिया के रूप में अपशिष्ट पदार्थ निकालता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सांप जो है, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, कि सांप अपने शरीर से अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि जो सांप है ना, वो क्या निकालता है, सेमी सॉलिड पदार्थ निकालता है। क्या निकालता है, सेमी सॉलिड पदार्थ निकालता है अपशिष्ट की फॉर्म में। ठीक है, और ये पदार्थ क्या होते हैं, तो ये पदार्थ होते हैं यूरिक एसिड। क्या होता है, यूरिक एसिड के फॉर्म में ये क्या करता है सांप, तो अपने शरीर से अपशिष्ट को निकालता है। तो मछली अमोनिया के फॉर्म में अपशिष्ट पदार्थ को निकालता है, और सांप जो है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में निकालता है, जो कि सफ़ेद होता है। ठीक है, इसमें पक्षी भी है, छिपकली भी है, जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, और मानव द्वारा जो उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ में यूरिया क्या है, तो प्रमुख है। आइए मिलान करते हैं इसे। तो देखिएगा, जाइलम का काम क्या है, तो जल का परिवहन करना। फ्लोएम का काम क्या है, तो भोजन का परिवहन करना। तो सी का 1 और बी का 2। ठीक है, तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रंध्र का कार्य क्या है, वाष्पोत्सर्जन। रंध्र क्या करता है, तो वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है। और मूल रोम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो जल का अवशोषण करते हैं। कहा जा रहा है कि कथन पे विचार करना है आपको कि मूलों द्वारा, अभी हमने देखा था मृदा से अवशोषित जल जो है वो अभिकर्षित मतलब खींचकर उसे तने और पत्तियों तक पहुंचाता है। तो जो मूल है उसका कार्य क्या है कि मृदा से वो जल को अवशोषित करेगा और इसको कहाँ पहुंचाएगा, तो तने तक और पत्तियों तक। तो बिल्कुल सही है। और पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है, तो कारण भी सही है। तो कारण जो है वो कथन की सही पुष्टि कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुफ्फुस जो है, ठीक है, धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, जो फुफ्फुस धमनी होता है ना, वो ऑक्सीजन समृद्ध नहीं, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेट ब्लड को क्या करती है, तो कैरी करते हैं, ये एक्सेप्शन होता है। और जो फुफ्फुस सीरा है वो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का परिवहन करती है, तो ये भी गलत है। ये क्या करते हैं, तो ये ऑक्सीजनेट ब्लड को क्या करेगा, तो कैरी करेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन होता है। आप देखिएगा जनरली कि शीरा जो है, जो वेंस होता है, वो अशुद्ध रक्त को क्या करता है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, उसको ढोता है। ठीक है, लेकिन जो आर्टरी होती है, जो धमनियाँ होती है, वो क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह करती है। लेकिन यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। फुफ्फुस धमनी जो है वो ऑक्सीजन रहित मतलब कि डीऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करता है, और जो फुफ्फुस सीरा है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेट ब्लड को कैरी करता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है, तो दोनों ही गलत है। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 70 से 80 बार। ठीक है, एक एडल्ट व्यक्ति का जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा, 10 से 80 बार, सॉरी 70 से 80 बार।
चलिए अब हम देखेंगे पादपों में जनन को। तो कायिक प्रबंधन जो है इसके बारे में आप देखोगे तो कायिक प्रबंधन जो है वो पादप कम अवधि में उगाए जाते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है वो क्या होता है, बहुत ही कम टाइम में क्या हो जाएगा, तो बहुत ही कम टाइम में उसको उगाया जा सकता है। दूसरा क्या है कि बीजों के द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है। तो गलत है, जब पहला स्टेटमेंट सही है तो ये दूसरा तो मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कम अवधि में उसको इसके द्वारा ना पादप को कम अवधि में उगाया जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा। कायिक प्रबंधन में नए पादप जो है वो जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं, तो बिल्कुल सही है। और कायिक प्रबंधन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही जनक के द्वारा मतलब अलैंगिक जनन के द्वारा ही क्या होता है, तो उत्पन्न होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न सजीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न जो है ना वो बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इसको एकदम भली भांति समझ लीजिएगा और कहीं पे इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। यीस्ट जो होता है इसमें जनन जो होगा किस माध्यम से होगा, तो मुकुलन के माध्यम से होगा। और शैवाल में जनन प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है, खंडन के माध्यम से। और मॉस और फर्न में जनन कैसे होता है, तो बीजाणुओं के द्वारा, मतलब यीस्ट में मुकुलन के द्वारा, शैवाल में खंडन के द्वारा, मॉस और फर्न में बीजाणुओं के द्वारा। तो इस तरीके से ये सारे स्टेटमेंट क्या है, तो सही है। फिर से रिवीजन कीजिएगा, यीस्ट में मुकुलन के द्वारा, शैवाल में खंडन के द्वारा और मॉस और फर्न में बीजाणुओं के द्वारा। एक लिंगिक पुष्प जो होता है उसके संदर्भ में विचार कीजिएगा। एक लिंगिक पुष्प में या तो केवल पुंकेसर होंगे या केवल स्त्री केसर उपस्थित होंगे। आप खुद समझिए, एक लिंग, तो एक लिंग से स्पष्ट हो रहा है या तो उसमें पुरुष का वो होगा पुंकेसर होगा या फिर स्त्री का स्त्री केसर होगा, मतलब पौधे वाले में। ठीक है, तो ये तो सही बिल्कुल बोल रहे हैं। सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे में उगने वाले पुष्प जो होते हैं वो एक लिंगिक पुष्प के उदाहरण हैं, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक लिंगी नहीं, किसके, द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। कौन कौन सा, सरसों, गुलाब और पिटूनिया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, तो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए पादपों की परागण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परागण के अंतर्गत परागणों का हस्तांतरण पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र में होता है। ठीक है, आप इस वाले इमेज को गूगल से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि परागकण के अंतर्गत जो परागकणों का हस्तांतरण होता है वो पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जहाँ स्वपरागन के अंतर्गत परागणों का हस्तांतरण पराग कोश से उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, वहीं पर परागन में परागणों का हस्तांतरण उसी प्रकार के किसी अन्य पादप पुष्पों के वर्तिकाग्र में होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सिर्फ सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए इस स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है देख लीजिए उसको, कि यदि परागकण के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागन कहते हैं। जब उसी वर्तिकाग्र पे गिरेगा तो वो कैसा हो जाएगा, स्वपरागन हो जाएगा। लेकिन जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पे या दूसरे पुष्प के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे क्या कहेंगे, परपरागन कहेंगे। इसलिए वो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया था। अगला प्रश्न है कि पादप का जनन भाग तना होता है। वह क्या मजाक है, पादप का जनन भाग कौन सा होता है, तो पुष्प होता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, तो ए वाला सारा काट दो। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम परागण कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसको हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं।
तो 2 वाला भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। परिपक्व होने पर अंडाशय जो है वो फल में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, डबल रोटी का फफूंद बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, जो फिजिक्स का चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है गति एवं समय। अभी हम देखिए कक्षा 7th का ही कर रहे हैं और हमें बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, जिससे हम क्या होते हैं, बीपीएससी में क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन दिखता है हमें, इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी की, ठीक है, साइंस की और इकोनॉमिक्स की। ठीक है, ये तीनों तो आप बिल्कुल पढ़ के ही जाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, तो ऑडोमीटर। ठीक है, अब स्पीडोमीटर क्या है, तो ये वाहन के चाल को मापता है। वाहन की चाल को क्या कौन मापेगा, तो स्पीडोमीटर। जाहिर सी बात है कि स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, ऐसे करके देखते हो ना। एक्सीलरोमीटर ये क्या करता है, तो वाहन की चाल में जो वृद्धि दर होता है ना, उसको मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट है अल्टीमीटर, ये ऊंचाई को, जो विमान होते हैं, एरोप्लेन की जो ऊंचाई होती है, उसका मापन किससे करते हैं, तो अल्टीमीटर से करते हैं। और एक आप एमीटर सुनते होंगे, तो एमीटर जो है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो विद्युत धारा के मापन में। किसके मापन में, विद्युत धारा के मापन में किया जाता है। चाल का मूल मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड चाल का मात्रक होता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है इसका, दूरी बटे समय। चाल इजिकल टू क्या होता है, चाल का फॉर्मूला, तो दूरी बटे समय, और दूरी का क्या होता है मात्रक, मीटर, और समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड जो है वो चाल का मूल मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं है नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आया जा रहा है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसी तार में इलेक्ट्रिक करंट जब प्रवाहित होगा तो बहुत सारे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आपसे कह रहा है कि इस प्रभाव को देखिए और आप विचार कीजिए। जैसे किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार क्या हो जाएगा, तप्त हो जाएगा। सही बात है, जब आप किसी तार में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वो क्या हो जाएगा, तप्त हो जाएगा वह तार। और किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट सीखने को मिला कि अगर आप किसी तार से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो तो वो तप्त हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक करंट आप जब पास करते हो किसी तार से तो उसमें कौन सा गुण आ जाता है, मतलब उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, और वह चुंबकीय गुण की भांति क्या करेगा, तो कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या है, दोनों सही है। विद्युत फ्यूज के संदर्भ में आपको विचार करना है। इनका उपयोग लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु किया जाता है। सही बात है, विद्युत बल्ब में फ्यूज अब फ्यूज़ का क्यों करते हो आप, फ्यूज़ क्यों लगाते हो, फ्यूज़ इसलिए लगाते हो ताकि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। सुरक्षा मानक से उच्च विद्युत धारक के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाते हैं। जब ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है ना, तो जो हमने विद्युत फ्यूज़ लगाया है, ठीक है, उसमें क्या होगी, उसके तार पिघल जाएंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 और 2 किया है तो सही है। इससे क्या होता है ना, अगर वो पिघल जाएगा ना विद्युत फ्यूज के तार, तो इससे जो विद्युत परिपथ है उसको क्षति कम होगी, मतलब उसको क्षति होने से वो बचा देंगे। थॉमस अथवा एडिसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थॉमस अल्वा एडिसन, सॉरी ये एक ही है, थॉमस अल्वा एडिसन जो है वो एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, तो नहीं, ये कहाँ के थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा और कार्बन प्रेषक का आविष्कार किया, तो सही है। हम देखते हैं विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो एडिसन ने। इन्होंने साथ में ग्रामोफोन का भी किया था, चलचित्र कैमरा का भी किया और कार्बन प्रेषक का भी आविष्कार किया था। और ये कहाँ के थे, एडिसन, तो अमेरिका के थे। चलिए अब अगला चैप्टर है लाइट, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। समतल दर्पण के संदर्भ में आपको विचार करना है, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है और आभासी बनता है, बिल्कुल सही है। और ये बिंब जो है बिंब के समान के आकार का बनेगा, ठीक है। आपके घर में आप जनरली क्या आप समतल दर्पण का ही यूज़ करते हो,
समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है और बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। इसको सिंपल वे में समझिए, जब आप समतल दर्पण में देखोगे ना तो आपका जो लेफ्ट हैंड है, ठीक है, वो मिरर में क्या दिखेगा, राइट की तरफ दिखता है। ठीक है, जो राइट हैंड है वो लेफ्ट की तरफ दिखता है। अगर आप अपने चिक को दाएं तरफ से छुओगे तो मिरर में क्या दिखाएगा कि आप बाएं तरफ से छू रखे हो, तो ये ऑपोजिट होता है। तो ये दोनों कथन जो है वो समतल दर्पण के बारे में सही है। अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों के संदर्भ में आपको विचार करना है। चिकित्सक जो देखिएगा आँख का, कान का, नाक का और गले का निरीक्षण करते हैं वो इसके लिए अवतल दर्पण का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का काम क्या है ना, वो अपसारित करता है। ठीक है, वो छोटे चीज़ को ना बड़ा दिखाता है। जैसे कि दांत का अगर आपका चेकअप हो रहा है, आप डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो डेंटिस्ट किस दर्पण का यूज़ करेगा, अवतल दर्पण का, क्योंकि छोटा छोटा है। आपको कैसे दिखेगा, मतलब डॉक्टर को कैसे दिखेगा, डेंटिस्ट को, तो वो क्या करता है वहाँ पे अवतल दर्पण लगा के उसके माध्यम से इलाज करता है। वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के पार्श्व दर्पण में इसका उपयोग किया जाता है। नहीं, जो वाहन का दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, ये अभिसारी करता है। ठीक है, मतलब ये बड़े चीज़ को छोटे में करके दिखाता है। क्योंकि आप गाड़ी के जो मिरर होते हैं उसमें देखिएगा पीछे का बहुत बड़ा एरिया जो है आपको छोटे शीशे में दिख जाता है, इसलिए वाहन में उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का नहीं। लेकिन उसका जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, तो सही होगा। अब लेंसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए लेंस में थोड़ा सा ना ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस सदैव वास्तविक, उल्टा और आकार में बिंब से बड़े प्रतिबिंब बनाता है। देखिए बड़े आ गया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अवतल लेंस जो है वो सदैव आभासी, ठीक है, सीधा और आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को भी थोड़ा देख लेते हैं। तो उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसारित करता है। ठीक है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और ये क्या करेगा, उस पर आपतित प्रकाश को अपसारित करता है, इसलिए अपसारी लेंस इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, तो सही है। उत्तल लेंस है ना वो वास्तविक, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, सीधा और आवर्धित हो जाता है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है, सही बात है। इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बनता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इंद्रधनुष प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, अपवर्तन, ये आपने पढ़ा होगा किस किस कारण से जो है वो इंद्रधनुष बनता है। ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं चैप्टर, लेकिन एक बार एक नज़र से देख लेते हैं हम इसे। अच्छा, प्राइमरी कलर के बारे में देख लीजिए, क्योंकि 69th की बीपीएससी में कलर से क्वेश्चन पूछा हुआ था। प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं, तो रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। ठीक है, जल एक बहुमूल्य साधन। विश्व जल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 22 मार्च को, और पृथ्वी दिवस तो 22 अप्रैल को। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी हेतु उत्तरदायी है, औद्योगिकरण में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या और जल संसाधनों का कुप्रबंधन, ये सारे जो है वो जल के क्या कर रही हैं, तो जल के कमी का एक कारण बन रही है। ठीक है, उत्तरदायी कारण है ये। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है, मितव्ययी बोले तो कम खर्चीला है, तो बूंद सिंचाई। बूंद सिंचाई जो होती है ड्रिप इरिगेशन, वो बहुत ही मितव्ययी क्या है, तो सिंचाई का व्यवस्था है। सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। ठीक है, क्या है, तो नियत है। हमारी जीवन रेखा, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है, फूड चेन का आपसे क्रम पूछा जा रहा है। तो देखिएगा घास जो है, घास को कीट खाता है, कीट को मेढक, मेढक को सर्प और सर्प को गरुड़। और आप देखिएगा ऊर्जा का जो हस्तांतरण होता है वो एक से दूसरे में कितना जाता है, 10% जाता है।
ठीक है। अपघटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये मृत पादपों और जंतु उत्तकों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देता है, बिल्कुल सही है। जो स्कैवेंजर्स होते हैं, ठीक है, वो मृत पादपों को और जंतु उत्तकों को ह्यूमस में क्या करते हैं, तो परिवर्तित कर देते हैं। और ये वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होता है, क्योंकि ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब अगला प्रश्न है कि कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो वन जो है मृदा को अपरदन से बचाता है, इसलिए कहा जाता है कि मृदा को अपरदन से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो पेड़ पौधे लगाना चाहिए। क्योंकि अगर वन नहीं होंगे ना तो बारिश होगा तो मृदा जो है वो ईजिली क्या हो जाएंगे, अपरदित हो जाएंगे। लेकिन अगर उस एरिया में वन लगे हुए हैं तो वन की जड़ें क्या होती है, वो पकड़ी रहती हैं, ठीक है, इससे मिट्टी का अपरदन ईजिली नहीं होता। तो स्टेटमेंट सही है। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में क्या होता है, सहायक होता है, ये भी सही है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पे निर्भर नहीं होता, ऐसा पॉसिबल होगा? कभी पॉसिबल नहीं होगा। वन में जो पादप और जंतु होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो सही नहीं पूछा तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो सही नहीं है। चैप्टर नंबर 18 कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने से, ठीक है, तो इसलिए इसको हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका जो क्लास 7 का एनसीईआरटी है वो भी हमने समाप्त किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कक्षा 8 की पुस्तक को। तो प्लीज़ आप लोग सेशन को देख के अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आपको सेशन का फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। ओपन है, ठीक है, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, लेकिन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे क्लास 8 के एनसीईआरटी के साथ, ठीक है। जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे ना, देखना क्लास 10th तक जैसे ही कंप्लीट होगा आपका साइंस में एक क्या बन जाएगा, अच्छी पकड़ हो जाएगी कि आप क्वेश्चन करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ के ही एलिजिबल रहोगे। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।